हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी का पाठ 1, भाषा का स्वरूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या प्रकृति होती है और हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाषा के स्वरूप में हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा की क्या परिभाषाएं हैं। तो भाषा की क्या परिभाषाएं जान लेते हैं कि जो भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से आया है। ठीक है, यानी भाषा का जो निर्माण हुआ है वह संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। और जो भाष धातु है तो उस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसे नीचे और क्लियर कर लेते हैं। संस्कृत की भाषा में जो वाक्य है कि भाष व्यक्तायाम वाची, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य की जो व्यक्त वाणी है वही भाषा है। ठीक है, इसे और स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं कि भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारी भाषा है वह सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के जो पारस्परिक आदान प्रदान होता है वह उसका एक माध्यम है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हमारे कुछ विशिष्ट भाषा के वैज्ञानिक हैं। उन भाषा के वैज्ञानिकों द्वारा भाषा का जो स्वरूप है उन्होंने अपनी परिभाषाओं के जरिए स्पष्ट किया है। तो जान लेते हैं उनके क्या क्या विचार रहे हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे क्रोचे, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं कि जो भाषा है वह सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। ठीक है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ठीक है, तो ये थे क्रोचे के विचार। अब बात करते हैं वेंद्रे के कि वेंद्रे ने क्या कहा। वेंद्रे का कहना है कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये थे वेंद्रे के विचार। अब नीचे बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है। उनका कहना है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ध्वनि के जो संकेत होते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसे ही इन्होंने भाषा को बताया है कि वही भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे श्याम सुंदर दास जी के विचार। अब जान लेते हैं हमारे जो चौथे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी। उन्होंने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको हम संपूर्ण रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, तो उसको ही संपूर्ण रूप से भाषा कहा जाता है। ठीक है, जो ध्वनि चिन्ह जो उन्होंने बात किया है, तो जो ध्वनि चिन्ह है तो हम इन ध्वनि चिन्हों को लिपि भी कह सकते हैं। ठीक है, इन जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको लिपि भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भाषा की क्या विशेषताएं हैं। कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं वो निम्नलिखित हैं। तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाषा प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, जो सेकंड है हमारा भाषा ध्वनि में होती है। थर्ड है कि भाषा का संबंध जो है वह मनुष्य से है। और फोर्थ पॉइंट है कि भाषा हमारी परिवर्तनशील है। फिफ्थ है भाषा की क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं। और जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कि भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। ठीक है, 7.7 जो विशेषता है कि समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़ जाते हैं।
ठीक है। जो सांस्कृतिक विकास के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ जो समाज के जो सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ जो है हमारे भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे भाषा की क्या क्या परिभाषाएं रही हैं, क्या अर्थ होता है भाषा का, और विशेषताएं भी हमने पढ़ ली हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, जिससे मैं आपको वापस से समझा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि भाषा की प्रकृति किसे कहते हैं। कि भाषा की प्रकृति में कहा गया है कि भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं कि जो हमारी भाषा है उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि भाषा हमारी नदी के जल के समान सदा चलती और बहती रहती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से नदी अपने धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारी भाषा भी देश काल और हमारी जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वह अपना स्वरूप विकास करती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के आंतरिक गुण या स्वभाव को ही हम भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। तो प्रत्येक देश में, तो भाषा के रूप में हम बात करते हैं कि प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं, जो कि हैं हमारे बोली यानी बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और हमारी थर्ड है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो हम नंबर 1 बोलियां, नंबर 2 परिनिष्ठित भाषा और नंबर 3 है राष्ट्रीय भाषा। इन सभी को हम एक एक करके क्लियर करेंगे कि बोलियां क्या होती हैं, परिनिष्ठित भाषा क्या कहलाती है और राष्ट्रीय भाषा क्या है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। तो बोलियां हैं, तो बोलियों में कहा गया है कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहा जाता है या उसे बोली कहते हैं। तो यानी भाषा के जिन रूपों का इस्तेमाल मनुष्य अपने घरों में या समूहों में करता है उसे बोली कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं, जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं। ठीक है, यानी जो ये हमारा एक ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो हमारा आंसर होगा 650 बोलियां भारत में लगभग बोली जाती हैं और जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं परिनिष्ठित भाषा की। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो पश्चिमी और पूर्वी और बिहार राजस्थानी जो बोलियां हैं वो क्या क्या हैं। तो जो पश्चिमी हिंदी बोली है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जो हमारी पश्चिमी हिंदी जो है उसमें ब्रज, बांगर, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी ये सभी बोलियां उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर आदि जिलों और हरियाणा प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी जो बोलियां हैं जो है ब्रज, बांगर, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी और कन्नौजी ये सभी जो बोलियां हैं वह उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों और हरियाणा प्रदेश में बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पूर्वी हिंदी बोलियां जो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी और आदि। ठीक है, अब जो हमारे बिहार की जो बोलियां हैं जैसे भोजपुरी, मैथिली, अंगिया, तो ये हमारी बिहारी बोलियां हैं। जो राजस्थानी बोली हैं जैसे मारवाड़ी, मेवाती आदि। ठीक है, तो ये हमारी बोलियां थी जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। तो जो हमारा नंबर 2 है कि परिनिष्ठित भाषा क्या है। तो परिनिष्ठित भाषा में
है कि किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यानी जब किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत यानी उसे सुधारा जाता है या उसे चमकाया जाता है तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। ठीक है, तो आज की खड़ी बोली जो है हमारी हिंदी, तो लगभग 200 साल पहले एक बोली थी। ठीक है, लेकिन जो आज हमारी जो हिंदी भाषा है वह एक हमारी परिनिष्ठित भाषा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा की। राष्ट्रीय भाषा क्या है कि किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब वह आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय भाषा का स्थान पा लेती है। ठीक है, यानी किसी भी देश की जब परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से मतलब बड़े स्तर पर बहुसंख्यक जनता यानी बहुत लोगों द्वारा व्यवहार में उसे ग्रहण कर लिया जाता है तब वे आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर एक राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। तो जो हमारे देश की जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वे आप सभी लोग जानते हैं, वह है हमारी हिंदी। ठीक है, तो चलिए अब हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा के संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का नामकरण, जिसमें है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। जो ये तीनों शब्द हैं ये शब्द फारसी भाषा के हैं। ठीक है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। ठीक है, जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है वह 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि थे औफी। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। फिर 16वीं सदी में जायसी जी, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। फिर आगे चलकर 17वीं सदी तक जो हमारे मुस्लिम कवि थे तो मुस्लिम कवियों द्वारा भी हिंदवी और हिंदी, ठीक है, दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का आगमन हमारे देश में हुआ तब हमारी हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा की संज्ञा दी गई। लेकिन जो हमारी हिंदी जो नाम था हमारी भाषा का उसको भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया, यानी उसको ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे हिंदी भाषा का जो हमारा ये संक्षिप्त परिचय था। ठीक है, तो जो ये हमारी हिंदी भाषा जो है उसको ये व्यापक राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क को दृष्टि में रखते हुए जो हमारे स्वाधीन भारत के जो संविधान हैं उसमें ही हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये देश की सांस्कृतिक एकता और लोक चेतना एवं हमारी सामाजिक संपर्क की भाषा है। ठीक है, जो हमारी हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी, ये देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन आए कि हमारी लिपि क्या है हिंदी भाषा की। और देवनागरी लिपि से संबंधित मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, जो हमारी वर्णमाला है वह देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। ठीक है, वह जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो जिससे मैं आपको वापस से बता सकूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ भी पता चलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।